मायके का ओवर टेंशन वर्सेस ससुराल का ओवर अटेंशन। अरे ये क्या कर रही हो? मैं तब से तुमसे ये वाला मटका मांग रहा हूँ और तुम मुझे बार बार यही दे रही हो। अच्छा, आपने वो वाला मांगा था ना क्या, जो कि मैं देती हूँ। नम्रता बहुत ज्यादा परेशान थी और वो एक एक करके ग्राहकों को सामान देने में बहुत गलतियां कर रही थी। ये देखकर उसके बगल में बैठी उसकी फ्रेंड पूछती है, अरे क्या हुआ नम्रता, तो इतनी परेशान, इतनी टेंशन में क्यों है? तो एक ही गलती बार बार क्यों कर रही है? कुछ नहीं, बस थोड़ा घबराहट में चीज इधर उधर हो गई है। नहीं, कोई बात तो है। मैं तुझे हमेशा देखती हूँ, तो पता नहीं तो टेंशन में रहती है। इतना किस बात का टेंशन है तुझे? तू इतना टेंशन क्यों लेती है? टेंशन ना लो तो क्या करूँ, घर में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, घर का काम, बाहर का काम, मेरी कॉलेज की पढ़ाई और पता नहीं क्या क्या टेंशन है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आज इतना ज्यादा टेंशन क्यों है तुझे? वो दरअसल क्या हुआ, कुछ यूँ कि तुझे दिखाई नहीं देता क्या, इतनी महंगी चीज तोड़ दी तूने। अरे सच में जितना काम ये घर में करती है नहीं है, उससे ज्यादा तो सामान की बर्बादी कर देती है। देख, अगर कल के कल तूने मुझे वही सेम चीज खरीद कर नहीं दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं दे दूंगी, मुझे मत मारिएगा। लेकिन फिर भी इतना टेंशन, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से मेरा छोटा भाई पैदा हुआ उसके बाद मेरे परिवार वालों ने मुझे अनदेखा कर दिया और अब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। नम्रता अपनी सहेली को सारी बातें बताती है और फिर रात होते होते अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचती है। तेरी वजह से यहाँ सब भूखे मर रहे हैं और दिन भर बस बाहर घूमती रहती है। जल्दी से खाना बना। हाँ, अभी बनाती हूँ। फिर नम्रता खाना बनाती है। तुझे खाना बनाना नहीं आता क्या? ये क्या बना कर रख दिया है तूने? इसमें नमक कितना कम है। अरे जब आज तू भूखी रहेगी तभी अकल आएगी, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन माँ, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया था। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरी गलती थी, इस वजह से तूने खाना नहीं खाया था। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? रुक, बताती हूँ मैं तुझे। फिर सिद्धि नम्रता को बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मुझे ये हर छोटी छोटी बातों का टेंशन लेना पड़ता है कि कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं। ये सोचते सोचते नम्रता की पूरी रात कटती है। फिर अगली सुबह 5 बजे। इतनी ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी पूरा काम करना ही पड़ेगा। एक भी काम बिगड़ा तो माँ छोड़ेगी नहीं। ये सोचकर नम्रता तुरंत ठंड में उठती है और घर का सारा काम करती है और सभी को खाना बनाकर खिलाती है। फिर जब उसके खाने की बारी आती है तो अच्छा, तो तुझे भी खाना खाना है? अरे खाना तो बचा ही नहीं। अरे बचा है ना, इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा खाना बचा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, रात की सूखी रोटी बची है ना, दे दो इसे। देख बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन तुझे तो पता ही है कि हमारी हालत कैसी है, इसलिए अभी तो ये सूखी रोटी ही खा ले। इतना कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर में जितनी भी परेशानियां हैं सबका सामना मुझे ही करना पड़ता है और सेक्रीफाइस भी सब मुझे ही करना पड़ता है। बस अब मुझे अनदेखा कर देते हैं। पता नहीं कब मैं भी टेंशन फ्री होकर अपनी जिंदगी में ऐशो आराम से जीऊंगी। नम्रता ने 2 रात से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो सूखी रोटी ही खा लेती है। फिर अगले दिन हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तो पूरे घर का ध्यान रखना। हाँ, वैसे भी बाहर घूमने जाने की तो तेरी औकात है नहीं, इसलिए तू घर पर ही रह और घर पर रहकर घर का सारा ध्यान रख, वरना घर पर चोरी हो गई तो। इतना कहकर सभी घूमने चले जाते हैं। पता नहीं कब मैं भी इन लोगों की तरह कहीं बाहर घूमने जा सकूंगी। यहाँ पर तो घर का ध्यान रखने के लिए लोग मुझे टेंशन में छोड़कर चले गए। घर में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुझे ही डांटेंगे। फिर नम्रता घर का ध्यान रखने लगती है। इसी तरह रात में इतनी ठंड, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बैठकर इस ठंडे पानी में बर्तन धोने में तो मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं। अरे नम्रता बिटिया, तू अभी तक बर्तन धो रही है? इतनी रात हो गई, ऊपर से ये ठंड, कल सुबह धो लेना बर्तन। नहीं, अगर मैं अभी बर्तन नहीं धोऊंगी तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं और पापा भी मारेंगे। अरे तू इतनी टेंशन क्यों लेती है? भला बर्तन ना धोने पर कौन मारता है? मारते हैं मुझे, बहुत मारते हैं, इसलिए मुझे सारे बर्तन अभी ही धोने पड़ेंगे। इतना कहकर नम्रता ठंड में कांपते हुए ही बर्तन धोने लगती है। वहीं गांव की औरतें आपस में आग सेकते हुए बातें करने लगती हैं। बेचारी सच में कितना टेंशन लेती है, रातों को भी उसकी नींद पूरी नहीं होती है। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं जी। रातों की नींद कैसे पूरी होगी जब पूरी रात टेंशन में ही गुजार देती है बेचारी। हाँ, बेचारी के मायके में ही उसे इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, इतना टेंशन लेना पड़ता है। पता नहीं ससुराल में क्या होगा।
वो तो राम भरोसे है, किस्मत अच्छी हुई तो ससुराल भी अच्छा मिलेगा। इसी तरह एक दिन, सुनो सुनो, मुझे वो ऊन से बुना हुआ पर्दा दे दो। मुझे वो टोपी दे देना, छोटे बच्चों वाली। हाँ, अभी देती हूँ। नम्रता जैसे ही सभी को सामान देना शुरू करती है, अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे, इन्हें क्या हुआ? अरे सब लोग खड़े क्या हैं? चलिए, बेचारी बेहोश हो गई, इसकी मदद करते हैं। अरे कौन जाए इसे बचाने, इसके परिवार वाले बेचारी को इतना टेंशन देकर रखते हैं, टेंशन की वजह से बेहोश हो गई होगी। हाँ, और अगर हम बचाने गए तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सारी बात हम पर ही आ जाएगी। मेरी मानो तो सब लोग पीछे हट जाओ। सुमित्रा की बातें सुनकर वहां खड़े सभी ग्राहक हट जाते हैं और बेचारी नम्रता बेहोश पड़ी रहती है कि तभी वहां एक कार आकर रुकती है। माँ गुस्सा है, चल माँ के लिए उस दुकान से कुछ हैंडमेड चीजें खरीद लेते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। फिर दोनों दोस्त कार में से उतरते हैं और नम्रता की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक लड़की बेहोश पड़ी है। अरे लगता है सामान बेचते बेचते ठंड की वजह से बेहोश हो गई है, इन्होंने कोई स्वेटर भी नहीं पहना है, रुक जा मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर नमन तुरंत अपना जैकेट खोलकर नम्रता को पहना देता है और उसके हाथों की नस चेक करके तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। देखिए आपने बिल्कुल ठीक किया है, इन्हें अस्पताल ले आए, ठंड की वजह से और शायद ज्यादा टेंशन लेने, नींद न पूरी होने की वजह से ये बेहोश हो गई। हो सके तो इन्हें टेंशन लेने से रोकिएगा और इनका ध्यान रखिएगा। तभी नम्रता को होश आता है। मैं यहाँ अस्पताल कैसे पहुँची? ऊपर से इतनी रात हो गई, मुझे घर जाना है। और आप लोग कौन हैं? नमन नम्रता को सारी बातें बताता है और फिर उसे घर छोड़ने जाने की बात कहता है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आपने अपनी हालत देखी है, रास्ते में अगर आप फिर से बेहोश हो गई तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। नम्रता बहुत मना करती है, लेकिन फिर नमन की जबरदस्ती से नम्रता नमन के साथ कार में बैठकर अपने घर पहुंचती है। क्या रे कलमोही, मनोरंजन लड़की मिल गई तुझे? पूरा नाम हमारा मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। अरे कौन था वो लड़का जिसके साथ तू अपना मुंह काला करवा कर आ रही है, और कहाँ थी अब तक तू? नम्रता सभी को सारी बातें बताती है, लेकिन कोई भी नम्रता की बात पर विश्वास नहीं करता और नम्रता की तबीयत खराब होने के बावजूद सभी उसे बहुत मारते हैं। हे भगवान, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? मेरे इतना समझाने के बाद भी किसी ने मेरी बात को नहीं समझा। मुझे मेरे मायके में ही छोटी छोटी चीजों का ओवर अटेंशन लेना पड़ता है। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या होगा। अब इसी तरह नम्रता की पूरी रात टेंशन में गुजरती है। अगले दिन फिर नम्रता अपनी दुकान लगाती है और नमन दुकान के सामने कार रोक कर नम्रता को देखने लगता है। अब इसी तरह धीरे धीरे नमन को नम्रता पसंद आने लगती है। फिर एक दिन, एक बात बता भाई, तू रोज इस दुकान के सामने कार रोक कर किसे देखता है? नहीं नहीं, किसी को भी तो नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ बात तो है, कहीं तुझे किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतना कहकर नमन कार स्टार्ट करके घर पहुंचता है। अरे आ गया मेरा बेटा, प्यारा बेटा, आ जा बैठ, तेरे बारे में ही बातें हो रही थी। ये सुनकर नमन सोफे पर बैठ जाता है और सभी उसे उसकी शादी की बातें करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं भैया, अब तो आपकी शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो हमें बता दे, हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे। यह सुनकर नमन एक गहरी सोच में डूब जाता है और फिर सभी को नम्रता के बारे में बताता है। देख, जो जो तूने उस लड़की के बारे में बताया है उससे पता चल रहा है कि लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। देख बेटा, घर वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर लड़की तुझे पसंद है और लड़की हमें भी पसंद आ गई तो तेरी शादी हम उससे करवा देंगे। ठीक है, तो कल ही हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन अपने फैसले के अनुसार नम्रता के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। देखिए, जो भी हो, उस लड़की के पीछे हम अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, और अगर इसके बावजूद आपको शादी करनी है तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो हमारे घर पर बोझ ही है। तभी नम्रता बाहर से आती है। ये लोग कौन है? वैसे नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है क्या? मैं अभी आप सब लोगों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। फिर नम्रता सभी को मेहमान समझकर कुछ बनाकर खिलाती है। लड़की के घर वाले चाहे जैसे हो, लड़की तो बहुत अच्छी है और इसके हाथों का खाना भी। हाँ, और फिर हमें कौन सा लड़की के घर वालों से कोई मतलब है? हमें तो लड़की को अपनी घर की बहू बनाना है। लड़की तो अच्छी है। हाँ, और हमें पैसों की भी कोई कमी नहीं है, इतना मान सम्मान है हमारा, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। ये सारी बातें सोचकर सभी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और फिर दोनों तरफ से रिश्ता पक्का होने के बाद कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मेरे मायके में
मुझे इतना ओवर अटेंशन लेना पड़ता था। पता नहीं ससुराल में क्या होगा। और फिर मेरे ससुराल में तो इतने सारे लोग भी हैं, मायके में तो कुछ ही लोग थे। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो और इतनी टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने मायके से ससुराल जा रही हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपस में बातें करते हुए दोनों घर पहुंचते हैं। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू, तू अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश कर। भाभी संभल कर, आपका लहंगा भारी होगा। इस तरह नम्रता अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। भाभी, आप बाहर से आई, आपको ठंड लग रही होगी। हाँ भाभी, आप शॉल ओढ़ लीजिए। हाँ, और खड़े खड़े आप थक गई होगी, तो चलिए सोफे पर बैठिए। इस तरह से सभी नम्रता को बहुत अटेंशन देते हैं और उसके सोफे पर बिठाकर शॉल उड़ाते हैं। बहू तू बाहर से आई है, तुझे प्यास लगी होगी, जा रितिका बहू के लिए गर्म पानी लेकर आ। सुरेंद्र की बात सुनकर रितिका तुरंत घर में पानी लाकर नम्रता को पिलाती है। वैसे बहू, तुझे अभी भी ठंड लग रही है? हाँ अभी रुकिए, आप घबराइए मत, मैं हीटर ऑन कर देती हूँ। इस तरह सभी एक एक करके नम्रता का ध्यान रखते हैं। फिर कुछ देर बाद नम्रता अपने कमरे में जाती है। तुम बिस्तर पर जाकर आराम करो, मैं हीटर ऑन करके ब्लैंकेट देता हूँ तुम्हें। फिर नमन हीटर ऑन करता है, नम्रता को ब्लैंकेट देता है और लाइट ऑफ करके दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नहा धोकर जब नम्रता अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने पहुंचती है तो अरे बहू, तू अपनी पहली रसोई की रस्म कल कर लेना, शाम को तेरी मुंह दिखाई है, तू थक जाएगी। अच्छा ठीक है माँ जी। अच्छा भाभी, शाम को मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली है? चलिए हमें दिखाइए। फिर रितिका और राधिका नम्रता के साथ उसके कमरे में जाती हैं और नम्रता अपने सारे कपड़े दिखा देती है। ये क्या भाभी, आपके पास तो कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं है। शाम को मुंह दिखाई में कम से कम तो 100-150 लोग आएंगे। तभी वहाँ सुहासिनी आती है। फिर राधिका सुहासिनी को सारी बातें बताती है। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, मैं अभी डिजाइनर को फोन करके बुला लेती हूँ। बहू, जो तुझे कपड़ा पसंद आएगा तो वही ले लेना। इतना कहकर सुहासिनी डिजाइनर को बुलवाती है और नम्रता अपनी पसंद से मुंह दिखाई की ड्रेस पसंद करती है। फिर शाम को, क्या हुआ, तुम इस तरह टेंशन में क्यों बैठी हो? तैयार नहीं होना है क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुंह दिखाई में इतने सारे लोग आएंगे, सबका टेंशन मेरे ऊपर होगा। अरे बस इतनी सी बात, तुम घबरा क्यों रही हो? सब लोग रहेंगे ना वहाँ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। चलो तैयार हो जाओ। नमन की बात सुनकर नम्रता तैयार होती है और मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अरे सुहानी जी, आप लोग इतने अमीर करोड़पति हैं, इतना मान सम्मान है आप लोगों का, आपने इस गरीब के घर की लड़की को अपनी बहू क्यों बनाया? हाँ, ये तो वही है जो चौराहे पर सामान बेचा करती थी, इसकी तो कोई औकात भी नहीं है। देखिए, ये पहले क्या करती थी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये राजपूत खानदान की बहू है। आप लोग अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए इससे। अच्छा, सॉरी, हमसे गलती हो गई। हमसे नहीं, हमारी बहू से माफी मांगिए। फिर सभी नम्रता से माफी मांगकर उसे मुंह दिखाई का तोहफा देते हैं। इसी तरह मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है। फिर अगले दिन, माँ जी, हमारे परिवार में इतने सारे लोग हैं, तो पहली रसोई में क्या बनाऊं? देख बहू, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना, हम सब मिलकर बना लेंगे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई तो मेरी है ना, तो सारा काम भी तो मुझे करना पड़ेगा। हाँ पता है, पहली रसोई तेरी है, लेकिन हम इतने निर्दयी थोड़ी ना है कि अपनी मासूम सी बहू को इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाने देंगे। हाँ भाभी, इसलिए हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। मैं सब्जी काट देती हूँ, मैं आटा सान देती हूँ। हाँ, और बहू मैं पूरी बेल देती हूँ। हाँ, और मैं बचे हुए सारे कामों में तेरी मदद कर दूंगी। इस तरह सभी एक साथ किचन में नम्रता की मदद करते हुए खाना बनाते हैं। फिर जब सभी खाना खाते हैं, अरे भाभी आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठिए ना। हाँ बहू, तुम भी हम सबके साथ बैठकर खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। सभी जबरदस्ती नम्रता को अपने साथ खाना खाने के लिए बिठाते हैं और साथ में खाना खाना शुरू करते हैं। साथ ही नम्रता की बहुत तारीफ करते हैं और इसी तरह 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 के गिफ्ट देते हैं। इसी तरह शाम को, बहुत दिन हो गए भैया की शादी के चक्कर में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। ठीक है, तो फिर हम सब फैमिली ट्रिप पर जाते हैं। बहू बताओ, तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? मेरे मायके में तो कोई मुझे छोटे से फैमिली फंक्शन में भी नहीं लेकर जाते थे, और यहाँ सब इतने बड़े बड़े जगह पर घूमने जाने के लिए भी मेरी पसंद नापसंद पूछ रहे हैं। क्या हुआ बहू, कहाँ जाओगी घूमने बताओ? क्यों ना हम सब भी किसी पहाड़ी इलाके पे घूमने चले? अरे वाह भाभी, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है, तो फिर ठीक है, हम सब लोग किसी पहाड़ी इलाके में घूमने जाएंगे। फिर अगली सुबह से ही ट्रिप पर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। माँ, मेरी पैकिंग हो गई है,
हाँ माँ, मेरी भी। वैसे भाभी, आपके पास कोई अच्छा कलेक्शन नहीं है कपड़ों का, इसलिए हम शॉपिंग पर चलते हैं। अरे लेकिन इसके बाद सभी नम्रता को लेकर जबरदस्ती शॉपिंग पर जाते हैं। मैम, क्या बजट है आपका? हमारा कोई बजट नहीं है, बस हमारी बहू को कपड़े पसंद आ जाने चाहिए। आप इस हिसाब से कपड़े दिखाइए। ठीक है, मैं अभी आपको कपड़े दिखाती हूँ। फिर सेल्स गर्ल मॉल के सबसे एक्सपेंसिव और डिजाइनर कपड़े नम्रता को दिखाती है और नम्रता की पसंद से सारे कपड़े खरीदे जाते हैं। फिर शॉपिंग खत्म होने के बाद पहले ही मेरी वजह से 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी साड़ी लेने की बात कैसे कहूँ किसी को? ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन छोड़ो, रहने देती हूँ। ये सोचकर नम्रता किसी को कुछ नहीं कहती और सभी के साथ घर लौट जाती है। फिर अगले ही दिन सभी फैमिली ट्रिप पर अपने तय किए हुए डेस्टिनेशन पर पहुंचकर होटल में रुकते हैं। सच में ट्रैवलिंग की वजह से तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। अभी आराम कर लेते हैं, फिर दोपहर में घूमने जाएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे यहाँ कितनी ठंड है ना? अरे तो तुम कांप रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी होटल से कॉफी मंगवाता हूँ। इतना कहकर नमन नम्रता के लिए कॉफी मंगवाता है और दोनों बालकनी में बैठकर पहाड़ों का व्यू देखते हुए ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। सच में, मैं जब से अपने ससुराल आई हूँ मुझे इतना टेंशन मिल रहा है कि मैं सारे टेंशन को ही भूल गई। वरना मायके में तो मुझे दिन रात बस टेंशन ही टेंशन था। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे घरवाले कभी भी अपनी बहू को टेंशन में देख ही नहीं सकते, और फिर अटेंशन तो तुम्हें मिलेगी, राजपूत खानदान की सबसे बड़ी बहू जो हो। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हुए कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। सच में यहाँ कितना मजा आ रहा है। हाँ भाभी, वो तो है, ठंड में पहाड़ी इलाकों पर घूमने का मजा ही अलग है। वैसे भाभी आप फोन दीजिए, मैं आपकी फोटोज क्लिक कर देता हूँ। फिर सभी लोग अलग अलग एंगल से नम्रता की फोटोज लेने लगते हैं। भाभी भाभी, आप अपने बाल थोड़ा आगे कीजिए। भाभी आप थोड़ा पीछे हो जाइए, तब अच्छी फोटो आएगी। हाँ, और चीज कीजिए, चीज। इस तरह नम्रता खुशी से फोटोज क्लिक करवाती है और कुछ ही देर में सभी वापस होटल लौटते हैं। सुनो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग आज का डिनर रेस्टोरेंट में करेंगे। फिर नम्रता अपने सूटकेस से कपड़े निकालने लगती है कि तभी उसे वही रॉयल साड़ी दिखती है जो उसे मॉल में पसंद आई थी। अरे ये तो वही साड़ी है, लेकिन इसे तो किसी ने नहीं खरीदा था, तो फिर ये मेरे बैग में कैसे? तभी वहां मीनाक्षी और सुहासिनी आती हैं। रह गई ना बहू तू हैरान? मैंने खरीदी है ये साड़ी अपनी प्यारी बहू के लिए। लेकिन आपको कैसे पता मुझे ये साड़ी पसंद आई थी? क्योंकि हमारा पूरा टेंशन तुझ पर ही था और हम तेरी बात को नोटिस कर रहे थे। फिर तेरी नापसंद पसंद को कैसे नोटिस ना करते। चल अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जा। इसके बाद नम्रता अपनी पसंदीदा रॉयल रिच लुकिंग साड़ी पहनकर तैयार होती है और पूरा परिवार रेस्टोरेंट पहुंचता है। मैम बताइए क्या ऑर्डर करना है आप लोगों को? मुझे तो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम लोग अपनी मर्जी से ऑर्डर कर लो। भाभी आप बताइए, आपको जो खाना होगा वही ऑर्डर किया जाएगा। हाँ हाँ भाभी, आप बताइए, आपकी पसंद का ही खाना ऑर्डर होगा। फिर सभी नम्रता की पसंद का ही खाना ऑर्डर करते हैं और अपनी ट्रिप एंजॉय करके 3-4 दिनों में वापस रात को घर लौटते हैं। सच में मुझे तो मजा ही आ गया। भाभी, आपको कैसी लगी ट्रिप? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा घूमकर। अरे क्या हुआ बहू, तुम कांप क्यों रही हो? लगता है तुझे ठंड लग गई है। तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। फिर सभी की बात सुनकर नम्रता अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर सुहासिनी आती है। ये ले बहू, गरम हल्दी वाला दूध पी, तेरी ये कपकपाहट बंद होगी। माँ जी, लेकिन आपने इतनी मेहनत क्यों की? इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? मेरी बहू ठंड से कांप रही थी और मैं उसकी देखभाल भी ना करूं। चल अब जल्दी जल्दी ये गर्म दूध पी ले। फिर नम्रता दूध पीकर सो जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगली सुबह तक नम्रता को बहुत तेज बुखार हो जाता है। क्या हुआ नम्रता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे चुप हो जाओ तुम और चुपचाप आराम करो, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर नमन तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और पूरा परिवार एक कमरे में इकट्ठा होता है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, बचपन से शायद ये इतनी ठंडी जगह पर नहीं गई थी, इस वजह से इन्हें बस ठंड लग गई है, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और पूरा परिवार नम्रता को देख रेख में लग जाता है और अब पूरे परिवार का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ नम्रता पर ही रहता है। बहू, ये ले तेरा दोपहर का खाना, आप इसे ले जाइए, मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? चल बहू, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। फिर मीनाक्षी नम्रता को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कमरे से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद राधिका और विकी आते हैं।
भाभी, आपने अपनी दोपहर वाली दवाई खाई या नहीं? चलिए चलिए दवाई खाइए जल्दी से। राधिका नम्रता को पानी देकर दवाई खिलाती है। चलिए भाभी, आपने दवाई खा ली है, इसलिए अब आप आराम कीजिए। इतना कहकर विक्की और राधिका भी कमरे से चले जाते हैं और नम्रता सो जाती है। थोड़ी देर बाद नमन आता है। अरे ये क्या, नम्रता बिना हीटर ऑन किए बिना ब्लैंकेट ओढ़े ठंड में इस तरह सो रही है, ऐसे तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सोचकर नमन तुरंत हीटर ऑन करता है, नम्रता को ब्लैंकेट ओढ़ाता है और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मीनाक्षी कमरे में आती है। बहू तो सो रही है, मैं क्या करती हूँ, उसके पैरों में गर्म तेल की मालिश कर देती हूँ, उसे अच्छा लगेगा। ये सोचकर सुहासिनी नम्रता के पैरों के पास बैठती है और उसके पैरों में गर्म तेल से मालिश करने लगती है, जिससे नम्रता की नींद खुल जाती है। अरे अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही है? अरे अरे बहू, तो क्या हो गया? तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, और फिर तेरी तबीयत खराब है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अरे लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप आराम कर, तू ज्यादा टेंशन मत ले, सो जा। सच में मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मुझे कितना ज्यादा ओवर अटेंशन देते हैं। और एक मेरे मायके वाले थे जो सिर्फ और सिर्फ मुझे टेंशन ही देते थे। इस तरह नम्रता अपने ससुराल वालों से ओवर अटेंशन पाकर बहुत ज्यादा खुश थी और सभी की देख रेख की वजह से नम्रता की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाती है। फाइनली बहू की तबीयत ठीक हो गई। हाँ, वरना बहू की आवाज सुने बिना तो ये घर मातम सा छाया हुआ था। अब होगी ना घर में असली चहल पहल। हाँ, अब लग रहा है घर घर, वरना बहू की तबीयत खराब थी तब तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई रौनक ही नहीं है। सच में आप लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, आप लोगों की वजह से ही मेरी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई है। इसमें अच्छे बुरे होने की क्या बात है? अब हमारी इकलौती बहू है तो उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? उसे अटेंशन नहीं देंगे तो किससे देंगे? वैसे भाभी, अब तो आप इस अटेंशन की आदत डाल लीजिए। आखिरकार आप राजपूत खानदान की बहू जो हो, आपको सिर्फ आपके ससुराल से नहीं बल्कि हर जगह से अटेंशन ही अटेंशन मिलेगा। हाँ ये तो है। वैसे बहू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए माँ जी। देख बहू, मैं ये जिम्मेदारी तुझे बहुत पहले ही सौंपने वाली थी, लेकिन हम घूमने चले गए थे तो फिर तेरी तबीयत खराब हो गई। इन सब चक्रों में ये काम अधूरा रह गया। कैसा काम माँ जी? आगे तो बोलिए। बहू, ये है घर के लॉकर की और हमारे सुहासिनी इंस्टीट्यूट की चाबियाँ, और अब से ये तेरे पास रहेगी। तुझे ही इन सारी चीजों की जिम्मेदारियां संभालनी है। पहले माँ जी ने मुझे सौंपी थी और अब मैं तुझे सौंप रही हूँ। लेकिन माँ जी, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे संभालूंगी? देख बहू, तू इस घर की बड़ी बहू है। इस जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि तुझे टेंशन लेना है और परेशान रहना है। इन चाबियों का मतलब है कि तू इस घर की मालकिन है। और फिर क्यों होगी तुझसे कोई गड़बड़? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहू पर। चल ले पकड़ अब ये चाबियों का गुच्छा। सुहासिनी जैसे ही नम्रता के हाथों में चाबियों का गुच्छा रखती है, नम्रता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू रोने क्यों लगी? बहू, अगर इससे तुझे कोई दिक्कत है तो तू हमें बता सकती है। हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू है। सच बताओ तो आप लोगों ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा। मेरे मायके में मुझे ओवर टेंशन था, लेकिन ससुराल में ओवर अटेंशन आप लोगों ने मुझे दिया। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले कुछ सोचा भी नहीं और मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा किया। बस इन सभी चीजों की वजह से मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। देख बहू, तेरे साथ मायके में क्या हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू ससुराल में हमेशा खुश रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, और इसलिए तो हम तुझे हमेशा अटेंशन देते हैं, ताकि तेरी हर छोटी छोटी चीज को हम अच्छी तरह से नोटिस कर सके और हमेशा तुझे खुश देख सके, क्योंकि हम तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। सच में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं माँ जी। आपने मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। एक बात तो है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मायके में ओवर टेंशन था, लेकिन ससुराल में ओवर अटेंशन। हाँ वो तो है।